हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का एक बार फिर से शर्मा क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे यूपी टेट के जो 2016 में एग्जाम हुआ था यूपी टेट का, उसमें जो हिंदी के क्वेश्चन थे 30 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो 30 के हम 30 आज ही देखेंगे। एक ही क्लास में हिंदी के 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप लोग सभी लोग आ जाइए। जिनको शेयर करना हो शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, अपने फ्रेंड्स के पास, अपने फेसबुक, सोशल मीडिया, आपके जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है सब पर शेयर कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। लाइक अभी चाहे कीजिए चाहे बाद में कीजिएगा, लेकिन करना तो पड़ेगा, क्योंकि मैं इतना अच्छा कंटेंट लेके आती हूँ आप लोगों के लिए, इतनी मेहनत करती हूँ। एक लाइक तो बनता है, आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है। ठीक है, तो अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग, मैंने ऑप्शन नंबर ए बी सी डी नहीं डाला है, लेकिन आप क्रम से है तो आप समझ जाइए कि ए कौन सा, बी सी कौन सा। ठीक है, तो अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है, आ उपसर्ग है, अभी है, अभ्य है या अभ्या है। तो कौन सा उपसर्ग हमारा होगा इसमें। मैंने बताया था आपको कभी भी उपसर्ग प्रत्यय निकालना हो तो इनका संधि विच्छेद कीजिए, और संधि मतलब तोड़िए इनको। ठीक है, इनको तोड़िए, बीच से तोड़िए, और ऐसे शब्द ऐसे तोड़िए कि कम से कम उपसर्ग प्रत्यय होगा तो कम से कम उसमें एक ऐसा शब्द होगा जो सार्थक होगा। ठीक है, जिसको कोई अर्थ होगा। तो अगर हम यहाँ पे निकाल लें तो यहाँ पे अभ्यागत से अगर हम कोई सार्थक शब्द निकालते हैं तो क्या निकलता है, आगत। क्या निकलता है, आगत एक शब्द निकलता है, क्या है, जो सार्थक शब्द। ठीक है, तो आगत क्या है, सार्थक शब्द। अगर हमने आगत निकाल लिया है तो अब इसमें उपसर्ग कौन सा लगा सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप संधि का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अभ्या मतलब आधा भी, आधा भा और या है ना, तो क्या है, अभी बन गया। ठीक है, अभी क्या बनेगा, ये इसको जब हम उपसर्ग निकालेंगे तो अभी उपसर्ग लगेगा आगत शब्द में, तो ये ई प्लस आ बन के क्या हो जाता है, या बन जाता है। तभी क्या बन गया, या बन गया। ठीक है, यहाँ पे आप संधि भी लगा सकते हैं। यहाँ पे क्या, ईश्वर संधि का पार्ट में यण संधि जो आता है वो यहाँ पे यूज हुआ है। ठीक है, तो आगत में कौन सा उपसर्ग लगा, अभी उपसर्ग लगा, तो बन गया क्या, अभ्यागत। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, रमणी, रमणी में कौन सा प्रत्यय है। यहाँ पे देखिए उपसर्ग प्रत्यय, रमणी में कौन सा प्रत्यय है। प्रत्यय है तो पीछे लगा होगा, उपसर्ग आगे लगता है, प्रत्यय पीछे लगता है। मैं पहले भी बता चुकी, उपसर्ग क्या है, वे शब्दांश मतलब शब्दखंड या शब्दांश जो किसी शब्द के आगे लगकर उस शब्द की शोभा बढ़ा देते हैं। उपसर्ग वो होते हैं, मतलब अभी मैंने बताया कि उपसर्ग क्या होते हैं, वे शब्दांश या वे शब्दखंड जो किसी शब्द के आगे लगकर उस शब्द की शोभा बढ़ा देते हैं, उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, सो उपसर्ग होते हैं। प्रत्यय क्या होते हैं, इसका सेम अपोजिट होता है, उल्टा होता है। वे शब्दांश या शब्दखंड जो किसी शब्द के पीछे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, क्या होते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। तो प्रत्यय है तो मतलब पीछे लगा होगा। अगर हम इसको आगे से एक सार्थक शब्द निकालेंगे तो क्या निकलेगा, रमन। क्या निकलेगा, रमन नहीं, इसका सार्थक ये क्या कैसे टूटेगा, रम प्लस अनी। ठीक है, इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है, अनीय। ठीक है, तो रम प्लस अनी मिलके क्या बन गया है, रमणीय बन गया है। तो इसमें प्रत्यय कौन सा लग गया है, अनीय। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या, ए हो जाएगा, क्या हमारा सही आंसर। ठीक है, तो रम शब्द में अनी प्रत्यय लग के क्या बन गया, रमणीय बन गया। तो रमणीय में कौन सा प्रत्यय लगा, अनी, तो अनी हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर ए है, ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं छोटा कर लेती हूँ ताकि पूरा क्वेश्चन आ जाए। हाँ, श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, वर्णव रघुबर विमल जस जो धायक फलचार। तो ये हम लोग रामायण का एक दोहा है। ठीक है, ये तो बहुत फेमस दोहा है, और दोहा ये तो दोहा है तो आपको अगर पता होगा, आपने सुना होगा तब भी आप लगा सकते हैं, लेकिन इसकी पहचानेंगे कैसे कि ये दोहा है, सोरठा है, कौन सा है। तो हम चलते हैं, पहले हमारा आंसर तो सबको पता हो गया है कि यहाँ पे क्या है, दोहा क्या हमारा हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोहा की पहचान क्या होती है, दोहा के मतलब प्रथम और तृतीय चरण, जिसको विषम और विषम चरण भी बोलते हैं। ठीक है, दोहा में क्या 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं, 4 होते हैं, प्रथम और तृतीय, प्रथम और तृतीय। ठीक है, ये थोड़ा छोटा है। ठीक है, और ये द्वितीय और चतुर्थ, इसको हम सम चरण बोलते हैं, इनको हम विषम चरण बोलते हैं। जो प्रथम तृतीय चरण होते हैं उनको विषम चरण बोलते हैं, और जो द्वितीय और चतुर्थ चरण होते हैं उनको सम चरण बोलते हैं। तो दोहा की पहचान क्या है कि विषम चरणों में
विषम चरणों में 13-13 मात्राएं तथा सम चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, मात्राएं गिनना आना चाहिए कि हम कैसे मात्राएं गिनते हैं, वो सब अगर क्या मैं पढ़ाऊँगी। ठीक है, लेकिन अगर अभी आपको अभी पढ़ना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं कि मैं कौन सा टॉपिक आप लोगों को पढ़ाऊँ जो आपको पढ़ना है। ठीक है, तो मात्राएं गिनना मैं किसी दिन बता दूंगी। अभी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो जब मैं दोहा सोठा ये सब चीज़ पढ़ाऊंगी तब मात्रा गिनना भी पढ़ा दूंगी। ठीक है, तो विषम चरणों में 13 मात्राएं होती, सम चरणों में 11 मात्राएं होती। तो इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नहीं, ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, दोहा हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ये हमारा एक दोहा है जो रामायण से लिया गया है, रामचरितमानस ये कह सकते हैं। ठीक है, रामचरितमानस किसकी रचना है, तुलसीदास जी की। एक क्वेश्चन और बन गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, वाक्य शुद्ध है, कह रहे हैं इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध। मोहन और गीता गा रही हैं, मोहन और गीता गा रहे हैं, मोहन और गीता गा रहे हैं, मोहन और गीता गा रही हैं। तो गा रही ये भी गलत हो गया, मोहन और गीता गा रहा है नहीं, ये भी गलत हो गया, मोहन और गीता गा रही है ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा, मोहन और गीता गा रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, 5th और छोटा कर दो ताकि पूरा क्वेश्चन आ जाए। इन शब्दों में से कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश में सबसे अंत में आएगा, कह रहा है 4 शब्द दिए गए हैं, तो इनमें सबसे कौन सा शब्द है कि जो हिंदी शब्दकोश में सबसे अंत में आएगा। ठीक है, क्लीव, क्रम, कृशाणु, कृषक और कृषाणु। ठीक है, तो हिंदी शब्दकोश का मतलब ये है कि हिंदी शब्दकोश में जैसे अक्षर दिए गए हैं उसी के अनुसार हमें क्या पहले और अंत का पता लगाना है। जैसे छोटा बड़ा से शुरू हुआ है, का खा गा पूरा ज्ञा तक गया है। ठीक है, तो इन्हीं में जो अक्षर जैसे आए हैं वही पहले बात उसी हिसाब में हो जाता है। ठीक है, जैसे हम बात करें क्लीव, क्लीव क्या है, क्लीव हमारा इसका आंसर होगा वो कैसे होगा मैं बता रही हूँ। जैसे क्रम है, का में क्या है, का है। ठीक है, का है फिर रा है। ठीक है, तो पहले का है फिर रा हो गया। जैसे इसमें भी का है फिर ऋषि है, ठीक है, का है फिर ऋषि है, तो का और ऋषि, का और ऋषि है इसमें। ठीक है, तो ये क्या हो गया, का और ऋषि, का और ऋषि। सॉरी ये आ गया। देखिए पहले ऋषि, का तो सब में है, तो ये तीनों भी नहीं हम डिसाइड कर सकते कौन आएगा पहले। का की बात अगर हम करें कि का के बाद रा है तो का के बाद ऋषि है। देखिए इसमें ऋषि है तो ऋषि, इसमें छोटा है तो ये क्या है, ये हमारा फर्स्ट पे आएगा, ये हमारा सेकंड पे आएगा, ये हमारा थर्ड पर आएगा और ये हमारा सबसे लास्ट पे फोर्थ पे आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। क्लीव क्या है हमारे शब्दकोश में सबसे लास्ट में आएगा, क्यों आएगा ये भी मैं बता देती हूँ। क्लीव सबसे लास्ट में क्यों आया, क्योंकि क्लीव में का क्या है, आधा है। ठीक है, और आधा का ककहरा पे किस अक्षर में आता है, छा छत्री का जो संयुक्त व्यंजन है वो किससे बनता है, आधा का प्लस सा से। तो ये कहाँ पहुँच जाएगा हमारा, छा छत्री में पहुँच जाएगा। छा छत्री हमारा कितने सबसे लास्ट में, अगर इनमें देखा जाए तो का है सब में पहले, लेकिन छा छत्री क्या है बाद में। तो सबसे लास्ट में कौन सा आएगा, सबसे अंत में कौन सा आएगा शब्दकोश जिसमें छा छत्री है सबसे पहले। तो छा छत्री किस में है, का वाले में, क्योंकि आधा का है, आधा का किससे मिलकर बनता है, आधा का और शा से मिलकर बनता है छा छत्री। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ आप लोगों को। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, चराचरम में कौन सा समास है, तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय और बहुव्रीहि। तो चराचरम में कौन सा समास है, समास मैंने बताया है। समास का अगर पूछा जाए कि इसका संक्षिप्त रूप क्या है, इसका अर्थ क्या है, तो संक्षेप। ठीक है, क्या है, संक्षेप। समास का मतलब संक्षेप। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें चराचरम में कौन सा समास है, ठीक है, अगर हम इसको तोड़ें, जैसे यहाँ पे देखिए कि ये क्या लिखा है, चर और अचर लिखा है ना, क्या लिखा है, चर और अचर लिखा हुआ है। अगर हम इसको तोड़े हैं तो क्या लिखा है, चर और अचर। तो यहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा, चराचरम में कौन सा समास होगा। मेरे हिसाब से देखिए, मेरे हिसाब से तो इसमें द्वंद्व होना चाहिए। ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ क्योंकि कहीं कहीं पर मैंने शायद इसको कर्मधारय भी देखा है। ठीक है, आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसमें कौन सा आंसर सही होगा। मेरे हिसाब से लग रहा है मुझे, अगर हम इसको दो भागों में तोड़ रहे हैं, इसका समास विग्रह करेंगे तो चर और अचर बनेगा। तो जब चर और अचर बन रहा है इसका मतलब कि दोनों पद प्रधान है, दोनों पद प्रधान है, इसका मतलब द्वंद्व होना चाहिए। ठीक है, तो मेरे हिसाब से द्वंद्व होना चाहिए। लेकिन जिस बुक में मैंने जो आंसर देखा था, जो प्रीवियस क्वेश्चन जो जिस बुक से मैंने उठाया है, उस बुक में
कर्मधारय दिया गया है। तो अब यहाँ पे मैं डाउट में हो गई हूँ कि कर्मधारय हो गए, द्वंद्व हो गए, ठीक है। तो अभी मैं क्लियर नहीं, 100% नहीं क्लियर हूँ, इसमें मुझे थोड़ा डाउट है, मैं इसको यहीं पे छोड़ देती हूँ। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको क्या लग रहा है, आपके लिए आपके हिसाब से कौन सा आंसर सही होना चाहिए, ठीक है। मैं आप लोगों के आंसर का इंतज़ार करूँगी। ये क्वेश्चन हम यहीं पे छोड़ते हैं, फिर अगली क्लास में जब हिंदी की होगी तो मैं वहाँ पर क्लियर करके आप लोगों को बताऊँगी। लेकिन आप लोग इसको सर्च करके कहीं से भी, जैसे भी आपको किसी से पूछ कर या खुद से पढ़ कर, जैसे भी, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके हिसाब से कौन सा आंसर यहाँ पे सही होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, 7वां नंबर, शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु तो कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है? वाक्य प्रयोग, व्याख्यान, भ्रमण, चित्र निर्माण। तो शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु तो कौन सा तरीका सबसे उपयुक्त होता है? वाक्य प्रयोग क्या होता है हमारा, सबसे उपयुक्त होता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा सही। अगर किसी शब्द का अर्थ तुम्हें प्रकट करना है तो उसका किसी वाक्य में प्रयोग करके देखिए, यही सबसे अच्छा तरीका है उसका अर्थ प्रकट करने के लिए कि वो किस अर्थ में कहा गया है, ठीक है। तो वाक्य प्रयोग क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है। कह रहा है इनमें से कौन सी भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है? किंडरगार्टन प्रणाली, मॉन्टेसरी प्रणाली, डैक्रॉली है, अभिक्रमित अनुदेशन। तो किंडरगार्टन प्रणाली ये भी भाषा शिक्षण की पद्धति, मॉन्टेसरी प्रणाली ये भी भाषा शिक्षण की पद्धति है। मॉन्टेसरी प्रणाली किसने दिया था? मरियम मॉन्टेसरी ने दिया था। इन्होंने भी भाषा शिक्षण के लिए देखा कि बच्चों को भाषा कैसे सिखानी है, ठीक है। डैक्रॉली प्रणाली किसने दी? डैक्रॉली ने ही दिया है, ये भी भाषा शिक्षण से संबंधित है। और अगर लास्ट में बचा हमारा क्या, एक ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर डी, यही हमारा हो जाएगा सही आंसर, क्योंकि अभिक्रमित अनुदेशन ये कोई भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं, ऐसी कोई पद्धति है ही नहीं, ठीक है। तो भाषा शिक्षण की ऐसी पद्धति, मतलब ये नाम की पद्धति है नहीं, ये भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। किंडरगार्टन की बात करें तो ये एक पद्धति किसने दी थी, यहाँ पे बात कर लेते हैं फ्रॉबेल का, ठीक है, फ्रॉबेल ने दिया। मॉन्टेसरी पद्धति किसने दिया? मरियम मॉन्टेसरी ने दिया। डैक्रॉली प्रणाली किसने? डैक्रॉली ने दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसके मातृभाषा में दी जाए, यह किसका मानना है? मॉन्टेसरी का, महात्मा गांधी का, फ्रॉबेल का, किलपैट्रिक का। तो बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए, ये किसका था? महात्मा गांधी जी का था। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। इन्होंने क्या कहा था कि बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा उनकी मातृभाषा का मतलब उनके लोकल एरिया पर आधारित होनी चाहिए, ठीक है, जो वो अच्छे से समझ सकें, क्योंकि उस समय वो मतलब जरूरी नहीं कि जो आप बोले वो समझे, लेकिन उनके लोकल एरिया, मतलब उनके एरिया में जैसी भाषा बोली जा रही है, जैसी भाषा का वो प्रयोग करते हैं, उस भाषा में उनको शिक्षा दी जाए तो बहुत तेजी से सीखते हैं, ठीक है। गांधी जी के अनुसार यही कहा गया था उनको। तो बालक की प्रारंभिक शिक्षा उनकी मातृभाषा में दी जाए, किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने कहा था। और इसी पर उन्होंने क्या एक सिद्धांत दिया था? बुनियादी शिक्षा का सिद्धांत। क्या दिया था? बुनियाद पूछा जाता है बुनियादी शिक्षा का सिद्धांत किसने दिया है? तो महात्मा गांधी जी ने दिया, ठीक है। और ऑप्शन जो है उनको देख लेता है, मैंने बताया मॉन्टेसरी ने क्या दिया, मॉन्टेसरी जी ने मतलब मॉन्टेसरी प्रणाली दिया है। फ्रॉबेल जी ने क्या दिया है? किंडरगार्टन प्रणाली दी। किलपैट्रिक ने क्या प्रणाली दी? योजना विधि, ठीक है, योजना विधि या प्रोजेक्ट मेथड, ये दोनों मतलब एक ही चीज़ के नाम है, इंग्लिश से हिंदी से। तो योजना विधि किसने दिया? किलपैट्रिक जी ने दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है। आगमन प्रणाली, निगमन प्रणाली, अभिवृत्ति प्रणाली, कक्षा अभिनय प्रणाली। तो व्याकरण शिक्षण के लिए मतलब व्याकरण को पढ़ाने के लिए इनमें से कौन सी प्रणाली उपयुक्त नहीं है? आगमन प्रणाली द्वारा हम व्याकरण सिखा सकते हैं। आगमन प्रणाली क्या होती क्या है? मतलब ये कि किसी चीज़ को सिखाने के लिए पहले हम उसको उदाहरण दें, ठीक है, बच्चों को पहले हम उदाहरण दें फिर उस नियम पर आए, मतलब उदाहरण से नियम की ओर। पहले हम किसी चीज़ को उसको प्रैक्टिकल रूप से या मूर्त रूप से किसी चीज़ से उदाहरण देकर उसको समझाएं, तो उदाहरण से धीरे धीरे हम उसको नियम की ओर लेके आए तो वो जल्दी समझता है। वो क्या व्याकरण शिक्षण की एक उपयुक्त विधि है। अगर पूछा जाए निगमन प्रणाली क्या है, तो आगमन निगमन एक दूसरे के उल्टा है। निगमन में क्या होता है कि बच्चे को पहले नियम बताया जाए कि वो है क्या, उसके बाद धीरे धीरे उसको उदाहरणों द्वारा समझाया जाए। तो ये भी क्या है, एक व्याकरण शिक्षण की प्रणाली के द्वारा भी व्याकरण पढ़ाया जा सकता है। अभिव्यक्ति प्रणाली ये भी क्या है, ये भी एक व्याकरण शिक्षण की प्रणाली है, इसके द्वारा भी पढ़ाया जा सकता है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है कक्षा अभिनय प्रणाली, ये कोई व्याकरण शिक्षण की प्रणाली नहीं है, बल्कि कक्षा अभिनय मतलब ये रोल मॉडल, ठीक है, रोल करना, बच्चों को अभिनय सिखाना, ये सारी चीज़ें क्या है
ये प्रदर्शन विधि के कारण, मतलब प्रदर्शन विधि के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो व्याकरण शिक्षण की कोई प्रणाली नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा, सही आ जाएगा, सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, आनंद कादम्बनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है, बनारस से, मिर्जापुर से, इलाहाबाद से, लखनऊ से। तो आनंद कादम्बनी, पहले बात कर लेते हैं इसके बारे में कि आनंद कादम्बनी जो ये सॉरी गाइस, आनंद कादम्बनी जो है ये किसकी है, किसकी, ये है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ठीक है। प्रेमघन क्या है इनका उपनाम, ठीक है। तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी द्वारा 1881 में इलाहाबाद के मिर्जापुर से ये आनंद कादम्बनी नामक पत्रिका को प्रकाशन किया गया था, ठीक है। तो ये कहाँ से किया गया था, मिर्जापुर से। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आनंद कादम्बनी नाम की पत्रिका मिर्जापुर से 1881 में बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी द्वारा प्रकाशित किया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है, आदिकाल की रचना किसने की थी, अखरावट नहीं, मतलब आदिकाल की रचना क्या है, मतलब ये जो 4 रचनाएं दी गई हैं ये आदिकाल एक कवि हैं, ठीक है। तो इनकी कह रहे कौन सी रचना, ये चारों में से कौन सी रचना है जो आदिकाल ने लिखी है। तो क्या है, अखरावट, छत्रसाल दशक, दीपशिखा, खुमान रासो। तो हम अगर अपने आंसर की तरफ चलें तो आदिकाल द्वारा कौन सी रचना लिखी गई थी, खुमान रासो। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा हमारा डी, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा सही। जो आदिकाल की रचना क्या है, खुमान रासो। अगर हम अखरावट की बात करें, अखरावट किसकी है, तो अखरावट है मलिक मोहम्मद जायसी जी की, ठीक है। अगर हम बात करें छत्रसाल दशक की, तो ये किसकी है, भूषण जी की है। दीपशिखा किसकी, ये तो पता है सबको, महादेवी वर्मा जी की है। किसकी है, महादेवी वर्मा जी की, जो एक बहुत ही फेमस कवित्री हैं, ठीक है, कवयित्री हैं, ठीक। तो अखरावट किसकी है, मलिक मोहम्मद जायसी जी की है। छत्रसाल दशक किसकी, भूषण जी की है। दीपशिखा किसकी, महादेवी वर्मा जी की है। महादेवी वर्मा जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके लिए मिला था, तो यामा के लिए मिला था, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और खुमान रासो किसकी रचना है, आदिकाल की है। आदिकाल के लिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं अपने अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ्य योजना में उद्देश्य कथन आता है, पूर्व ज्ञान के पश्चात, प्रस्तावना के पश्चात, आदर्श वाचन के पश्चात, मौन वाचन के पश्चात। तो आप लोगों ने जब बीएड बीटी से जब किया, इंटर्नशिप होता है, जब प्रशिक्षण होता है, हम लोग को एक 2 महीने के लिए भेजा जाता है, स्कूलों में भेजा जाता है इंटर्नशिप के लिए। तो वहाँ आप लोगों ने पहले उसके बनाया होगा ना प्लान, लेसन प्लान। तो उसमें आप लोगों ने देखा होगी पहले क्या आता है हमारा, प्रस्तावना, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, उद्देश्य, सॉरी क्या आता है, उद्देश्य, फिर पूर्व ज्ञान, फिर ऐसे मतलब ऐसे ही सब फिर धीरे धीरे आता है। जब आप लोगों ने लेसन प्लान बनाया होगा तो बाकायदे अच्छे से बनाया होगा, आपको याद भी होगा थोड़ा बहुत, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे प्रस्तावना की बात कह रहा है, क्या आता है, गद्य शिक्षण में उद्देश्य कथन आता है, किसके पहले मतलब आता है, ठीक है, किसके पहले किसके बाद में आता है। तो प्रस्तावना के बाद उद्देश्य आता है या तो पूर्व ज्ञान के पहले, तो पूर्व ज्ञान के पश्चात है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा। प्रस्तावना के पश्चात आता है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 13 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन क्या है हमारा 14। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध संग्रह है, माटी का फूल, चिंतामणि, क्षण बोले कण मुस्काए, आलोक परो। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध संग्रह कौन सा है, चिंतामणि। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगर यहाँ पे देखिए, ये भी यहाँ पे 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, निबंध संग्रह, ठीक है। कभी कभी पूछा जाता है कि चिंतामणि रामचंद्र जी के, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की कौन सा संग्रह है, मतलब निबंध है, कविता है, क्या है, ठीक है। तो ये क्या है, एक निबंध है, किसका है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष दिया गया। देखिए यहाँ पे वर्ष पूछा गया है, वो बात ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन और आप देख सकते हैं, है मतलब इम्पोर्टेंट, कि रामधारी सिंह दिनकर जी को पूछ सकता है किसके लिए मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो किसके लिए मिला है, उर्वशी के लिए, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो दिनकर जी को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था,
1972 में। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। अगर हम कुछ और बात करें, देखिए यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था महादेवी वर्मा जी को, ठीक है, महादेवी वर्मा जी को मिला था। अगर हम बात करें कितनी नावों में कितनी बार, थोड़ा सा लिखूं, कितनी नावों में कितनी बार, ये आप लोग लिख लीजिए। किसको मिला था इसके लिए, निराला जी को, ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को। चिदम्बरा के लिए किसको मिला था, सुमित्रा नंदन पंत जी को, ठीक है। तो यहाँ पे और पंत जी को ही साहित्य का सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ठीक है। तो यामा के लिए महादेवी वर्मा जी को मिला था, कितनी नाव में कितनी बार के लिए निराला जी को मिला, चिदम्बरा के लिए पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। हमारा क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि राष्ट्रवादी रामधारी सिंह दिनकर जी को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था, 1972 में। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निरामिष किसे कहते हैं। निरामिष किसे कहते हैं, मांसाहारी भोजन को, मोक्ष का इच्छु को, रात्रि में विचरण करने वाले को, मृत्यु का इच्छुक को। तो मोक्ष का इच्छु जो होता है उसे क्या कहते हैं, मुमूर्षु कहते हैं। क्या कहते हैं, मुमूर्षु कहते हैं। रात्रि में विचरण करने वाले क्या कहते हैं, राक्षस कहते हैं। क्या कहते हैं, राक्षस या रजनीचर भी कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, या रजनीचर मतलब रात को विचरण करने वाला। मृत्यु का इच्छुक शायद होता मुमुक्षु, ठीक है, मुमुक्षु। और तो जब ये तीनों नहीं है तो हमारे पास क्या बचा, एक ही ऑप्शन बचा, मांस रहित भोजन। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। मोक्ष का इच्छु और मुमुक्षु, इन दोनों में थोड़ा सा एकदम मतलब 2-4% मुझे डाउट है कि मैंने कहीं उल्टा तो नहीं बता दिया दोनों का। तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग, वैसे तो मैंने सही बताया, ठीक है। तो मांस रहित भोजन क्या निरामिष को कहते हैं, निरामिष मतलब मांस रहित भोजन। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। देखिए जहाँ पे मुझे डाउट होता है मैं आप लोगों को क्लियरली बता देती हूँ। अगर फिर भी कहीं आप लोगों को कुछ गलत लगे तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। अपनी गलतियों को सुधारना अच्छी बात है, ठीक है। तो हम लोग अगले क्वेश्चन, गलतियाँ तो इंसान से ही होती हैं, मैं भी तो इंसान ही हूँ, तो हो सकता है सबसे गलतियाँ हो जाती हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, शब्द सॉरी यहाँ पे शब्द नहीं है, यहाँ पे था शहद, ओके, यहाँ पे क्या था, शहद, ठीक है। तो कह रहा है शहद शब्द है, मतलब शहद शब्द क्या है, तत्सम है, तद्भव, देशज है या आगत है। तो शहद शब्द क्या है, तत्सम है, नहीं, क्योंकि ये कोई संस्कृत वाला शब्द नहीं है, तो तत्सम है नहीं। तद्भव ये भी नहीं है, देशज भी नहीं, ये हमारा क्या है, आगत शब्द। शहद एक आगत शब्द भी होते हैं जो किसी और भाषा से अपनी भाषा में ले लिए गए हैं डायरेक्ट, ठीक है, तो क्या आगत भाषा कहलाते हैं, आगत शब्द कहलाते हैं। शहद क्या है, एक आगत शब्द है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, वनिता का प्रयोग किस अर्थ में होता है, जंगल के अर्थ में, स्त्री के अर्थ में, पुस्तक के अर्थ में, व्यवसाय के अर्थ में। तो आप यहाँ पे देखिए अर्थ में पूछ रहा, भले ही अर्थ आपको पता होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आप ना अगर आपको पर्यायवाची शब्द आते हैं तो उससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। वनिता का अर्थ किससे है, स्त्री से है। अगर मैं यहाँ पे देखें, जंगल मतलब वन होता है इसका, ठीक है, वन, कानन इसके पर्यायवाची हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मुकुंद किसका पर्याय है, मुकुंद किसका पर्याय है। तो मुकुंद किसका पर्यायवाची है, देखिए मुकुंद किसका पर्यायवाची है, विष्णु जी का है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। अगर हम और देखें विष्णु जी के कौन कौन से, केशव है, जैसे केशव है, पीताम्बर है, गोविंद है, नारायण है, ठीक है, ये सब क्या है, विष्णु जी के पर्यायवाची हैं। मुकुंद भी है, ठीक है। तो विष्णु जी के बहुत सारे पर्यायवाची मैंने बताए हैं, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। अगर हम शिव जी के पर्यायवाची देखें, एक सेकेंड मैं इसको पहले ऊपर कर देती हूँ, ये बीच आ जाता है। शिव जी के पर्यायवाची देखें क्या है, गौरापति भी इनको कहते हैं, कैलाशनाथ, कैलाश पर रहने वाले, शंकर, भोले, बहुत सारे इनके नाम है, ठीक है। जैसे हम सूर्य की बात करें, सूर्य के लिए क्या है, प्रभाकर, दिवाकर, यहाँ दिवाकर ऐसे हैं, ठीक है।
कामदेव की बात करें तो इनका क्या है, कामदेव को हम कहते हैं मन। कामदेव का पर्यायवाची क्या है, एक सेकंड हम लोग कहाँ पे थे, कामदेव। कामदेव के क्या है, जैसे कामदेव को क्या है, मनमथ भी कहते हैं, ठीक है, कामदेव को मनमथ भी कहते हैं, ठीक है। तो हमने क्या क्या देखा, शिव का पर्यायवाची देखा, सूर्य का देखा, कामदेव का देखा। लेकिन आप लोगों को और पता, जैसे आप प्रकाश का याद कर लीजिएगा, बादल का याद कर लीजिएगा, जल का, नदी का, ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आप उनको याद कर लीजिएगा। हमारा आंसर कौन सा था, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या था, सही था, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, काहिरी नलनी तू कुहलानी तेरे हिनाल सरोवर पानी, पंक्ति के रचनाकार कौन है। ये एक पंक्ति है, इसके रचनाकार कौन है, एक, हाँ, जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी, मतलब, ठीक है, जायसी, रैदास, कबीर या दादू। तो ये एक पंक्ति है, इसके रचयिता कौन, मतलब ये इसके रचनाकार कौन है, तो इसके रचनाकार हैं कबीर जी, ठीक है। ये कबीर जी की रचना से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हमारा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा, सी ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, ठीक है। आप अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, और छोटा कर देती हूँ, हाँ, करपट का तद्भव रूप क्या है, कपट, कपूर, कपड़ा, कारपेट। कपट किसका है, कपट किसका तत्सम रूप है, अगर हम बात करें, ये शायद एक करपट, करपट किसका, करपट का तद्भव रूप क्या है, कपड़ा होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा सही। अगर हम कपूर की बात करें तो कपूर का तत्सम क्या होता है, कर्पूर होता है, ठीक है। अगर हम कपट की बात करें, कपट नहीं होता, ठीक है। दरवाजे क्या होता है, कपाड़ होता है, ये कपट नहीं है किसी का तत्व, ठीक है। तो दरवाजे क्या होता है, कपाड़ होता है। तो हमारे हिसाब से करपट का तद्भव रूप क्या है, कपड़ा होता है। तो कपड़ा इज द हमारा राइट आंसर, मतलब सी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म शुद्ध है, ठीक है। बारात, बसंत, बारात बसंत नहीं होता, ठीक है। बारात बसंत, बारात तो सही है लेकिन बसंत नहीं होता, तो ये गलत हो गया। बसंत भी नहीं होता, बारात भी नहीं होता, तो ये दोनों गलत, मतलब ये भी गलत हो। अगर यहाँ पे देखिए वसंत तो सही है, वसंत होता, बसंत नहीं होता, लेकिन बारात नहीं होता, बारात होता, तो ये भी गलत। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया हमारा सही हो गया। क्या होता है, बारात मतलब छोटा बा होता है, और वसंत होता है, ना कि बसंत होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अर्धस्वर है, अर्धस्वर क्या है, या व, ई उ, री ली, री षटकोण, ठीक है। तो हम जानते हैं कि अर्धस्वर क्या होते हैं, या और वह क्या होते हैं, दो ही होते हैं अर्धस्वर मुक्त, ठीक है। हिंदी में अर्धस्वर दो ही है मुक्त, या और वह, ठीक है। अगर इनमें से पूछे कि मुख्य अर्धस्वर कौन सा है, तो वह है, लेकिन अर्धस्वर में दोनों आते हैं, ठीक है। तो मुख्य स्वर वह है, लेकिन अर्धस्वर दो हैं, या और वह। इनको और भी किसके अंतर्गत आते हैं, अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। किसमें, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत भी क्या आते हैं, या व, राला, ठीक है। और या व क्या होते हैं, अर्धस्वर होते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, चोर की दाढ़ी में तिनका मुहावरे का सही अर्थ है, अपराधी को अपनी दाढ़ी खुजलाना, अपराधी का शंकाग्रस्त रहना, अपराधी की पहचान हो जाना, अपराधी का अपनी पहचान छुपाना। तो ये भी नहीं है, इसमें क्या हो जाएगा, सॉरी मैंने उल्टा लगा दिया, इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। अपराधी का शंकाग्रस्त रहना वो क्या है, चोर की दाढ़ी में तिनका, मतलब जैसे जो गलती किया रहता है ना, वो डरता रहता है, हर समय डर में रहेगा, शंका में रहेगा, कहीं मैं ही ना फंस जाऊँ, कहीं मैं ही ना, मुझे ही ना कह दें। तो क्या शंकाग्रस्त रहना वो क्या, चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, ये इसका मुहावरे का अर्थ है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, एक बार कही बात को दोहराते रहना वाक्यांश के लिए शब्द क्या है, बार बार दोहराते रहना किसी वाक्य को, मतलब एक ही बात को बार बार दोहराना, ये एक वाक्यांश है। इसके लिए एक शब्द क्या होता है, आगार है नहीं, प्रागथन भी नहीं, पृष्ठ पेषण होता है, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सी क्या है हमारा सही है।
तो एक ही बात को बार बार दोहराते रहना ये क्या है, पिष्ट पेषण है। अगला क्वेश्चन क्या है, बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में आता है? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है। सर्वनाम तो होगा नहीं, क्योंकि सर्वनाम वो होते हैं जो किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। यह वह हो गया, जैसे यह वह तुम हम, ये सब ठीक है सर्वनाम, तो ये तो होगा नहीं। संज्ञा क्या होते हैं, किसी वस्तु व्यक्ति के स्थान को क्या कहते हैं, वस्तु व्यक्ति के स्थान को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। क्रिया, क्रिया तो ये होगी नहीं, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई क्रिया हो ही नहीं। क्रिया क्या है, जैसे रोना, चलना, खाना, पीना, ये सब क्या है, क्रिया है। तो यहाँ पे बचा क्या, हमारे पास दो ऑप्शन बचे जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा और विशेषण, सॉरी सर्वनाम, संज्ञा और विशेषण में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। यहाँ पे देखिए विशेषण क्यों है, अगर आप इसके सामने देखिए विशेषण कैसे होगा, ये एक विशेषण ही है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सही, क्यों, क्योंकि अगर आप भी मैंने पीछे बताया ना कि अगर आपको किसी शब्द का अर्थ समझना तो आप क्या करेंगे, उसको वाक्य में प्रयोग कीजिए। अगर हम इसको वाक्य में प्रयोग करेंगे, क्या अगर हम किसको कहते, मान ली हमने कहा कि मोहन एक बुद्धिहीन लड़का है, ये क्या कहा, बुद्धिहीन, शॉर्ट में लिखते हैं बुद्धिहीन लड़का है, ठीक है जी। लड़का क्या है, लड़का एक संज्ञा है, लेकिन संज्ञा के पहले जो अगर कोई शब्द संज्ञा के पहले आता, ठीक है, एकदम जुड़ के आता, तो वो क्या है, संज्ञा की विशेषता बताता है। ये क्या बता रहा है, ये बुद्धिहीन क्या बता रहा है कि लड़का क्या है, बुद्धिहीन, तो लड़का की विशेषता बता रहा है कि बुद्धिहीन, उसके पास बुद्धि नहीं है। तो ये क्या विशेषण हो गया, क्योंकि विशेषता बताने वाले शब्द क्या होते हैं, विशेषण होते हैं, ठीक है। तो लड़का की विशेषता बता रहा बुद्धिहीन शब्द, तो बुद्धिहीन क्या हो गया, विशेषण हो गया, और लड़का क्या हो गया, विशेष्य हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। तो बुद्धिहीन क्या है, एक विशेषण शब्द है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, छत से ईंट गिरी वाक्य में कौन सा कारक है? कारक कितने हैं, हिंदी में 8 हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में संबंध काके के, अधिकरण में पर संबंध काके के, ऐसे होता है, ठीक है। तो किसी दिन मैंने दोपहर में एक वीडियो डालती हूँ, शॉर्ट्स, मतलब 9-10, बहुत छोटे समय के लिए होती है, जैसे 9-10-11 मिनट की होती है, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट की, इससे ज़्यादा की नहीं। उसमें मैंने थोड़े टॉपिक, जैसे कोई एक टॉपिक ले लिया, उसको समझाया और डाल दिया, ठीक है। तो वो भी आप जरूर देखें, मेरे सारे वीडियो देखिए, उसको भी जरूर देखें, क्योंकि मैंने उसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेके आते हैं, ठीक। कभी 1 लाइनर क्वेश्चन लेके आ गई, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो होते हैं। आज ही दोपहर में मैंने डाला था, क्या वो क्या कहते हैं, हाँ, साइकोलॉजी की, बाल मनोविज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, विधियाँ और उनके जनक, ठीक है। तो ऐसे ही मैं कोई ना कोई टॉपिक उठा लेती हूँ, उससे 10-15 मिनट में जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो मैं डाल देती हूँ, ठीक है। तो किसी दिन मैं कारक लेके आऊँगी, कारक के वीडियो बना के 10-15 मिनट में उसको समझा के डाल दूँगी, तो उसको भी आप देख लेंगे, तो उसको फिर आपको लाइफ टाइम भूलेगा नहीं। तो छत से ईंट गिरी, जब कोई चीज़ कहीं से अलग होती है तो क्या होता है, वहाँ पे अपादान होता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा हमारा, अपादान, ठीक है। जब कहीं से कोई चीज़ अलग होती है तो वहाँ से जो आता है वहाँ क्या होता है, अपादान होता है। और जहाँ पे कोई चीज़ दान दी जाती है वहाँ पे क्या होता है, संप्रदान होता है। जहाँ पे कोई साथ की बात आती है वहाँ पे से होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, करण होता है, ठीक है। तो सबके लिए अलग अलग होता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। महोर्मी का संधि विच्छेद क्या है, महोर्मी अगर हम यहाँ पे देखें, महोर्मी में कौन सा संधि है, गुण संधि, ठीक है। कौन सी संधि है, गुण संधि है। गुण संधि में होता क्या है, जब आ ई ई के बाद उ या री शब्द आता है तो क्या हो जाता है, ए ओ और अर बन जाता है, ठीक है। तो ये गुण संधि की पहचान होती है। अब यहाँ पे ओ बना है तो ओ कैसे बनता है, ओ कैसे बनता है, या तो आ के बाद उ आएगा, ठीक है। उ जब आता है तो क्या बनता है, ओ बनता है। ये गुण संधि की पहचान होती है। तो यहाँ पे ओ है मतलब गुण संधि है। तो अब हमें क्या यहाँ पे देखना है कि आ उ को मिला के कहाँ पे ओ बन रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ता है, आधा ता है, मतलब ये नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे बड़ा आ है प्लस उ है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देखिए दोनों गलत लिखे, ठीक है। यहाँ पे ना बड़ा उ होगा, ठीक है। तो एक में बड़ा उ होगा, नहीं तो दोनों सेम हो जाएंगे। तो महा प्लस उर्मी, महा, ये भी नहीं होगा। इन दोनों में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन महा प्लस उर्मी, उर्मी कोई शब्द नहीं होता, ठीक है। उर्मी मतलब क्या होती है, तरंग, जो लहर होती है वो उर्मी होती। तो इसका तो कोई अर्थ है, संधि विच्छेद में क्या हम सार्थक शब्दों में तो होते, उर्मी का कोई अर्थ नहीं होता, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा हमारा इसका संधि विच्छेद, महा धन ऊर्मी होगा, बड़ी ऊ होगी, ठीक है।
तो ऑप्शन नंबर इसमें हम लगा देते हैं, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। लिखने में दोनों में सेम हो गया। देखिए महा प्लस उर्मी, आप लोग ध्यान रखिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है समष्टि का विपरीतार्थी शब्द क्या है। विशिष्ट, अशिष्ट, अपुष्टि, व्यष्टि। तो समष्टि का विपरीतार्थी क्या होता है, व्यष्टि होता है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। क्या होता है, व्यष्टि। व्यष्टि जो समष्टि का विपरीतार्थी शब्द है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इसमें कुछ समझाने वाली चीज नहीं है, नहीं तो मैं समझाती। अगला क्वेश्चन क्या है, बोरों सब रघुवंश कुठार की धार में बारह सरथ ही हैं। ठीक है, ये है नहीं है, एक सेकंड, ये है नहीं, ठीक है। बाण की वायु उड़ान के लक्षण लक्ष्य करो अरिहा सरथ हैं। इस काव्य पंक्तियों में कौन सा रस है, ठीक है। इन काव्य पंक्तियों में कौन सा रस, रौद्र रस है, भयानक रस है, विभत्स रस है, वीर रस है। तो इसमें क्या है, यहाँ पे क्रोध की बात की गई है, ठीक है। यहाँ पे गुस्सा में मतलब रघुवंश में, मतलब ये राम जी की बात है, रघुवंश के परिवार की बात है। यहाँ पे देखिए धार की वायु की, मतलब आपको वहाँ पे अर्थ निकालना नहीं है, ठीक है। आपको सिर्फ समझना है कि इसमें कौन सा रस हो सकता है। आप जब यहाँ पे पढ़ेंगे, आपको अच्छे से पढ़ना आ रहा है, तो आप पढ़ेंगे तो आपको फील होगा, आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पे कौन सा रस है। तो यहाँ पे कौन सा, रौद्र रस है, ठीक है। तो रौद्र रस क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर पूछेगा यहाँ पे रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है, क्रोध होता है, ठीक है। ये रस में क्या स्थायी भाव होते हैं, स्थायी विभाव, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, ये सारे होते हैं। संचारी भाव कितने होते हैं, कभी कभी पूछा जाता है हिंदी में संचारी भावों की संख्या कितनी है, कुल 33 है, ठीक है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है, क्रोध है। वीर रस का स्थायी भाव क्या है, उत्साह है, ठीक है। तो सबका स्थायी भाव अलग अलग होता है। मैं सब कुछ धीरे धीरे पढ़ा दूंगी, बस आप लोग को धैर्य बने रखिए। मैं हर एक टॉपिक पढ़ाऊंगी, चाहे हिंदी हो, साइकोलॉजी हो, मैथ भी मैं कुछ दिन में स्टार्ट कर रही हूँ। मैथ तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, ठीक है। बट अभी कुछ प्रॉब्लम है, मेरे पास कुछ चीज़ें कम है, इसलिए मैं नहीं उसको चला पा रही हूँ। लेकिन मैं जल्दी बहुत जल्दी कोशिश करूँगी कि मैथ भी स्टार्ट कर दूँ मैं, ठीक है। और मैं सारे सब्जेक्ट पढ़ाऊँगी, जो भी मैं पढ़ा रही हूँ उसमें कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ूंगी। आप इस चीज़ से मतलब निसंकोच या टेंशन फ्री रहिए। फिर मिलते हैं। आज का यही लास्ट क्वेश्चन था, 30 क्वेश्चन आते हैं, तो 30 हमारे पूरे हो गए। और यहाँ पे देखिए इस वाले जो 2016 में ना कोई पैसेज नहीं आया था, ठीक है। 30 के 30 क्वेश्चन ग्रामर से आया था, लेकिन कोई पैसेज नहीं आया था। तो हम 30 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अगर फिर भी मैंने कहा था कि अगर किसी को पैसेज सॉल्व करना नहीं आता तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकता है। इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है, मैं बता दूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन टॉपिक लेके वो भी ख़त्म कर दूँगी, बहुत ईजी है, तुरंत आ जाएगा, ठीक है। चलिए फिर आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास पर इसी तरह किसी नए टॉपिक के साथ, नए टीएस क्वेश्चन के साथ, जो भी कंटेंट मिलेगा, ठीक है। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। लेकिन प्लीज़ लाइक करके जाइएगा और शेयर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बाय बाय।